हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। बच्चों, यह वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का A to Z फार्मूला, यानी उसके सारे कंसेप्ट को भी इसमें समझेंगे, जिससे आपका 12th एग्जाम में इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव को आप 110% बना लीजिएगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यह जो वीडियो जो है इसमें हम सब लेक्चर 2 की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम सब सेल कि सेल क्या है। तो सेल जो है एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदला जाता है। यानी एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदला जाता है, सेल कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखें तो HCl एक डायग्राम दिखाया गया है। एक कंटेनर लिया गया है, इसके बीच इसमें डाला गया है वैद्युत अपघटय यानी इलेक्ट्रोलाइट अंग्रेजी में बोलते हैं। वैद्युत अपघटय जो लिए हैं हम सिंपल सा लिए हैं, HCl लिए हैं, और भी बहुत सारे ले सकते हैं, NaCl भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा HCl लिए हैं। इसमें 2 छड़ को डाला गया है जिसको हम सब इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसी छड़ को सेल में यानी वैद्युत अपघटय में डुबाते हैं, वह रिएक्शन करता है, विक्रिया करता है, जिससे क्या होता है कि H+ एक और Cl- में टूटता है। यानी HCl जो है आयन के रूप में टूटता है और उससे एक एनर्जी ऊर्जा उत्पन्न होता है। वह ऊर्जा जो है क्या करता है, H+ को एक क्षण पर और Cl- को दूसरे क्षण तक ले जाता है। तो एक सिरा जो हो जाता है यहाँ पे पॉजिटिव और दूसरा सिरा हो जाता है नेगेटिव। जो सिरा यानी जो इलेक्ट्रोड जो क्षण धनात्मक हो गया है उसे हम सब कहते हैं सिंपल में एनोड, और जो क्षण जो हो गया है ऋणात्मक उसको हम सब कहते हैं कैथोड। अब यहाँ पे देखें, अगर इसको तार से जोड़ दिया गया है जिसका प्रतिरोध R है, तो क्या होगा, धारा का प्रवाह होता है और किधर से किधर होगा, तो प्लस से माइनस की ओर होगा। यानी कि एनोड से कैथोड की ओर धारा का प्रवाह होगा। बाह्य परिपथ में धारा कितना प्रवाहित हुआ, I। लेकिन देखें तो अंदर में भी धारा का प्रवाह हो रहा है। यानी H+ क्या हो रहा है, एक साइड एक क्षण पर जा रहा है और Cl- दूसरे क्षण पर जा रहा है। यानी अंदर में धारा का जो प्रवाह हो रहा है देखा जाए तो प्लस किस पर आ रहा है, एनोड पर आ रहा है। यानी धारा जो प्रवाह हो रहा है सेल के अंदर कैथोड से एनोड की ओर, जबकि सेल के बाहर जो है धारा प्रवाह हो रहा है एनोड से कैथोड की ओर। ये था सिंपल सा। लेकिन जो यहाँ पे विद्युत वाहक बल पढ़ना है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। तो सेल का विद्युत वाहक बल जो है यह एक प्रकार की सेल की ऊर्जा ही है जो सेल के अंदर आयन को क्षण तक पहुंचाता है और उसके साथ ही साथ सेल के बाहर आवेश को एक एनोड से कैथोड तक ले जाता है। ये सारे जो एनर्जी है इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। यानी इसका परिभाषा अगर लिखना होगा तो किसी इकाई आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में किया गया कार्य को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसका संकेत हम सब लेते हैं जाई या E भी ले सकते हैं। इसको जाई पढ़ते हैं। अब ये जाई क्या है, विद्युत वाहक बल। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाया गया है यहाँ पे बगल में कि ये सेल इस तरह से होता है, लेकिन इसका सिंबल संकेत इस तरह से लेते हैं। 2 क्षण है, कोई इसमें छोटा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन दोनों को सिंबल एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। यानी एक एनोड एक कैथोड है। इसके लिए एक जो सिरा को क्या बड़ा कर दिया गया है और एक सिरा को थोड़ा छोटा कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे एनोड, इसको बोलेंगे कैथोड। लेकिन जिस तरह सेल के बाहर आवेश गति कर रहा था तो विरोध कर रहा है प्रतिरोध, ठीक उसी तरह सेल के अंदर भी क्या होता है, आयन जो जब क्षण तक जाता है तो उसको क्षण तक जाने में कोई भी रुकावट उत्पन्न होता है, जिसे हम सब कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसका संकेत क्या लेते हैं, स्मॉल r। ये विद्युत वाहक बल है। अब यहाँ पे देखें संबंध क्या पूछता है इसमें कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या संबंध है। तो विद्युत वाहक बल क्या बताएं कि यह सेल सहित पूरे परिपथ में कार्य कराता है, जबकि विभवांतर जो होता है सिर्फ और सिर्फ बाह्य परिपथ के सिरों के बीच ही आवेश को प्रवाहित कराता है। यानी कह सकते हैं कि सेल, यहां पे देखा जाए सेल का जो विद्युत वाहक बल जो होगा सेल के अंदर भी कार्य करवाता है विभवांतर, प्लस सेल के बाहर इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी विद्युत वाहक बल
जो आवेश को अंदर गति करवाया तो अंदर भी विभवांतर उत्पन्न किया, और सेल के बाहर भी आवेश गति करवाया तो बाहर भी विभवांतर उत्पन्न किया। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल है। यानी एक एनर्जी था, वही एनर्जी से क्या हुआ था, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान गया है। तो ये था आपका सेल। अब अंदर वाले विभवांतर Vn2 इसको लिख सकते हैं I इंटू स्मॉल r। धारा कितना प्रवाहित हुआ, I। तो अंदर अगर धारा बाह्य परिपथ में I प्रवाहित हुआ है, इसका मतलब अंदर में धारा कितना प्रवाहित हुआ, I ही हुआ है, तो I इंटू r। लेकिन ये क्या है, V एक्सटर्नल, जिसको हम सब बोलते हैं V कैपिटल I इंटू कैपिटल R। लेकिन इसको चलो इसको क्या बोल देते हैं, टर्मिनल विभवांतर। जो पूछता है इससे बाह्य परिपथ का विभवांतर मतलब टर्मिनल विभवांतर, यानी A और B सिरों के बीच के विभवांतर और विद्युत वाहक बल के बीच संबंध। तो देखो तो Vt जो आया है जाई माइनस आई इंटू आर, जाया इसको इधर भेज दिया गया है। ये था आपका टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल के बीच संबंध। लेकिन कौन सर Vt के मान तो पहले भी पढ़े थे क्या, तो Vt वाला बना सकते हैं, जैसे I इंटू स्मॉल r लिखे हैं सेल के अंदर वाला विभवांतर, ठीक उसी तरह सेल के बाहर वाले विभवांतर को लिखेंगे कैपिटल I इंटू आर। और जाई क्या है, जाई तो कुल विद्युत वाहक वाले अंदर वाले विभवांतर और बाहर वाले विभवांतर। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि विद्युत वाहक बल क्या है, एक एनर्जी है सेल का जो अंदर और से लेकर बाहर तक कार्य करता है। अंदर वाले जो कार्य करता है जो आंतरिक विभवांतर कहेंगे, और बाहर वाले जो आप विभवांतर जो कार्य करता है उसको बाह्य विभवांतर कहते हैं या टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो ये था आपका फॉर्मूला सेल सहित। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन क्या आता है कि अगर बाह्य प्रतिरोध क्या ले लिया जाए, अनंत, तो जैसे अनंत लेंगे तो क्या होगा कि अनंत होने से क्या होगा, बाह्य वाला परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरोध अनंत लेते हैं तो धारा का प्रवाह नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा रुकावट उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई का मान 0 जैसी होगा, आई का मान 0 होगा, यहाँ पे देखें तो क्या होगा, Vt बन जाएगा क्या, जाई, क्योंकि आई का मान क्या कर दिए 0। तो याद रखिएगा कि जब भी बाह्य परिपथ का प्रतिरोध अनंत हो तो उसका टर्मिनल विभवांतर जो होगा विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। एक और कंडीशन है कि अगर आंतरिक प्रतिरोध यानी सेल के अंदर कोई विरोध ना हो, आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो, तो क्या होगा, जैसे स्मॉल r 0 अगर कर देते हैं, स्मॉल r 0 करेंगे तब भी क्या होगा, Vt बराबर जाई। तो आप भी ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अगर r इंफिनिटी हो तब क्या होगा, Vt क्या होगा, जाई के बराबर होगा। एक कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर स्मॉल r अंदर में विभवांतर ही अंदर वाले सेल के अंदर कोई विरोध ना हो रहा हो, इसका मतलब जितना सेल का विद्युत वाहक बल है सब का सब कार्य कहाँ पे करेगा, परिपथ में कार्य करेगा, यानी Vt जो बन जाएगा जाई के बराबर। जो बहुत सारे सेल में हम सब करते हैं, इस सेल को बोलते हैं आदर्श सेल, यानी कि आइडियल, इसमें कोई विरोध अंदर नहीं हो रहा, सारा का सारा एनर्जी जो है बाह्य परिपथ में लगा रहा है। तो यानी Vt बराबर जाई आर, ये आप याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा। ये था आपका सेल से संबंधित। उम्मीद है कि बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। दूसरा पढ़ना है सेलों का समूहन क्या है। तो सेलों का समूहन जैसे हम सब पढ़ रहे थे प्रतिरोधों का समूहन, तो प्रतिरोधकों को समूहन में प्रतिरोध का मान निकाले थे, और संधारित्र का भी समूहन पढ़ना था कैपेसिटर में, तो उसमें संधारिता का मान निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेलों का समूहन, तो यानी एक से अधिक या दो से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है तो सेलों का समूहन कहलाता है। लेकिन कितने प्रकार से करते हैं, 3 प्रकार के, एक सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा समांतर क्रम समूहन और तीसरा होगा मिश्रित क्रम समूहन। लेकिन प्रतिरोधकों में 2 पढ़े थे समूहन, श्रेणी और समांतर। बात यह कहना है कि अगर सेलों का श्रेणी क्रम समूहन करना है तो इसमें व्यंजक किसका निकालेंगे, प्रतिरोधक में प्रतिरोध का, संधारित्र में धारिता का, तो सेल में तो क्या, सेल में किसका निकालेंगे, धारा का निकालेंगे, क्योंकि सेल के काम क्या है, धारा को प्रवाहित करवाना। जैसे प्रतिरोधक में प्रतिरोध उपस्थित होता है इसलिए प्रतिरोध का व्यंजक निकालते हैं, संधारित्र में उसकी धारिता की बात करते हैं इसलिए धारिता का व्यंजक निकालते हैं, लेकिन सेल में धारा की बात करते हैं सेल से, तो धारा के व्यंजक निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि अगर सेलों का श्रेणी क्रम समूहन हो उसमें समकुल धारा जो होगा, कुल धारा जो होगा एन जाई बटा कैपिटल आर प्लस एन आर।
अब यहाँ पे समझना है कि सर जाई क्या है। जाई यानी बहुत सारे सेल है, जाई 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 यानी ऐसा ऐसा सेल, कितना सेल है, एन सेल है, तो उसका कुल विद्युत वाहक बल कितना हो गया, एन जाई। और सब सेल का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो कुल प्रतिरोध होगा श्रेणी क्रम में तो एन आर, और कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, तो कैपिटल आर प्लस एन आर, ये आपका फॉर्मूला है। लेकिन इसमें एक केस पढ़ना होता है कि बताइए तो केस वन, ध्यान दीजिएगा, केस वन की बात किया जाए कि यदि स्मॉल आर बहुत बड़ा हो, किससे, कैपिटल आर से, तो स्मॉल आर जब कैपिटल आर से बड़ा होगा तो ये तो हट जाएगा कैपिटल आर, तो आई का मान क्या हो जाएगा, एन जाई बटा एन आर, ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा कि बहुत बड़ा मान में बहुत छोटा मान को जोड़ेंगे तो लगभग बड़ा मान आएगा, यानी सिर्फ यही वाला मान आएगा, तो एन से एन कट गया बउआ, जाई बटा आर। देखो तो अगर एक सेल भी होता, एक सेल भी अगर प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं, एन सेल को नहीं, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं जाई और कैपिटल आर और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, तो इससे धारा अगर निकलता तो कितना निकलता, मान लेते हैं आई डैश, ये तो क्या है, बहुत सारे सेलों का से प्रवाहित कुल धारा कैपिटल आई, लेकिन एक सेल से धारा कितना मानते हैं, अगर आई डैश माने तो कितना होगा, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। लेकिन फिर क्या है कि स्मॉल आर जो है बड़ा है कैपिटल आर से, तो यहाँ पे जाई बटा आर। तो गौर से देखा जाए, इसको देखिए आप और इसको देखें, यहाँ पे देखें, तो सर आई बराबर जाई बटा आर, आई डैश बराबर जाई बटा आर, यहाँ पे एन सेलों से कुल प्रवाहित धारा भी उतने आया है जितना किसी एक सेल से धारा का मान आया है। इसका मतलब कि स्मॉल आर, अगर स्मॉल आर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत बड़ा होगा तो धारा का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हम सब एन सेल क्यों लिए थे, एन सेल क्यों जोड़े थे, क्योंकि हमसे ज़्यादा अधिक से अधिक धारा का मान प्राप्त करें। लेकिन देखो तो अगर ये ऐसा कंडीशन सेल लाए हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बड़ा है तो इसमें कोई धारा का लाभ नहीं हुआ है, जैसे एक सेल से जितना धारा का मान निकला उतना कुल धारा का मान निकला। तो ये था केस वन। हम पहले ही आपको बताए थे पिछला ही लेक्चर में कि आपको उतारना नहीं है, सिर्फ अगर देख लीजिए स्क्रीनशॉट ही लेना है, और उतारना होगा तो बाद में आप उतार सकते हैं, सिर्फ अभी फोकस कीजिए आप समझने के लिए। तो ये था आपका, लेकिन केस टू पढ़ना है, केस टू ध्यान दीजिएगा, केस टू में क्या पढ़ना है कि अगर स्मॉल आर नहीं सॉरी कैपिटल आर बड़ा हो जाए स्मॉल आर से, तब क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एन जाई तो ऊपर में था लेकिन कैपिटल आर प्लस एन आर था, लेकिन कैपिटल आर तो बहुत बड़ा है एन आर से, इसका मतलब क्या है कि एन से देखो यहाँ पे आर जो आएगा कैपिटल एन आर से भी बड़ा आएगा, क्योंकि अगर छोटा मान में अगर एन से गुना भी कर देंगे तो मान छोटा ही आएगा, इसलिए कैपिटल आर एन आर से भी बड़ा होगा, यानी कैपिटल आर प्लस एन आर, तो एन आर लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बड़ा मान में छोटा मान को जोड़ेंगे तो लगभग बड़ा मान ही आएगा। तो यहाँ से आई का मान आ गया एन जाई बटा आर, और किसी एक सेल से धारा का मान कितना लाए थे हम, हुआ आई डैश बराबर जाई बटा हाँ आर प्लस स्मॉल आर, ये था। लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर बड़ा है तो स्मॉल आर छोटा है, तो कैपिटल आर ही रह जाएगा, क्योंकि बड़ा मान में छोटा मान को जोड़ेंगे तो कैपिटल आर ही आएगा। तो ये था, देखिए तो अब यहाँ पे देखिए, इसको देखिए गौर से, तो सर कुल धारा जो आया है वो एन जाई बटा आर आया है, इसका मतलब देखिए तो गौर से, आई जो आ गया एन इंटू ये रख दिया जाए यहाँ पे तो आई डैश, तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे धारा का लाभ प्राप्त हुआ है, आई बराबर एन आई डैश, धारा का क्या हुआ, लाभ मिला है। तो याद रखिएगा, अगर सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं और उसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत छोटा हो, किससे, बाह्य प्रतिरोध से, यानी बाह्य प्रतिरोध बहुत बड़ा हो आंतरिक प्रतिरोध से, तो उस स्थिति में हमें फायदा होगा, लाभ होगा कि कुल धारा जो होगा किसी एक सदस्य धारा का n गुना होगा। दूसरा हम सबको पढ़ना है सेलों का समांतर क्रम समूहन। तो समांतर क्रम समूहन में आपका फॉर्मूला जो आएगा आई बराबर, क्योंकि सिद्ध करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, एन जाई बटा एन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये फॉर्मूला है, याद रखना। अब यहाँ पे भी केस है, केस क्या होगा देखिए ध्यान से, केस वन,
केस 1 में लिखेंगे कि यदि स्मॉल आर बहुत बड़ा है, किससे? कैपिटल आर से। तो कैपिटल स्मॉल आर बड़ा होगा कैसे? कैपिटल आर से। तो इस बड़ा मान में बहुत छोटा मान को जोड़ते हैं तो हम पहले बता चुके ये नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एन से गुना कर भी देंगे तब भी स्मॉल आर बड़ा आएगा, किससे? कैपिटल एन आर से। यानी कितना आएगा? सिर्फ स्मॉल आर। अब एक से धारा का मान अभी जस्ट निकाले थे, आई डैश का मान जाई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ऐसे बड़ा कौन है बउआ? बताइए तो। कभी सर स्मॉल आर बड़ा है, तो छोटा मान का हटा दो, नेगलेक्ट कर दो, यही रहेगा। तो यहाँ पे देखें तो आई जो आ रहा है एन जाई बटा, और यहाँ पे आई डैश एक से धारा जाई बटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि कुल धारा जो आ रहा है सेलों का समांतर क्रम में वो एन इंटू आई डैश। आई डैश किसी एक सेल से धारा का मान है और आई कुल सेलों से कुल सेलों से कुल प्रवाहित विद्युत धारा का मान है। यानी इस स्थिति में कि जब समांतर क्रम में सेलों को जोड़ते हैं उसका आंतरिक प्रतिरोध बड़ा होता है कैपिटल आर से, उस स्थिति में धारा का लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद हम सबको इसमें इसी में पढ़ना है केस 2। केस 2 जो है बउआ कि क्या हुआ? केस 2 अगर स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर बड़ा हो स्मॉल आर से, तो कन्फर्म है कि आई के मान क्या होगा? एन जाई तो ऊपर में था और नीचे में क्या था? देखे तो यहाँ पे अब बड़ा कौन वाला मान ले रहे हैं? ये वाला। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़ा मान ही छोटा मान नेगलेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? एन कैपिटल आर, एन से एन कैंसिल, आई बराबर आ गया। यानी कुल धारा कितना आया? जाई बेटा कैपिटल आर। लेकिन एक से धारा का मान कितना आया था? आई डैश जाई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। बड़ा मान कौन लिए हैं बताओ तो? आई डैश जाई बटा कैपिटल आर। तो पता चल गया जब सभी सेलों को समांतर क्रम में जोड़े हैं लेकिन बाह्य प्रतिरोध का मान स्मॉल आंतरिक प्रतिरोध से बहुत बड़ा है, तो कुल धारा का मान जाई बटा आर और एक सेल से धारा का मान भी जाई बटा आर, यानी इसमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस स्थिति में जब कैपिटल आर स्मॉल आर से बड़ा होगा समांतर क्रम में धारा का लाभ नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद हम सबको पढ़ना है सेलों का मिश्रित क्रम समूहन। मिश्रित क्रम समूहन का फॉर्मूला होता है एम एन जाई बटा एम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर। ये आपका फॉर्मूला है, याद रखिएगा। बच्चा कंफ्यूज हो रहा सर एम एन क्या? जाई तो विद्युत वाहक वाले सेल का, एक सेल का, और स्मॉल आर क्या? आंतरिक प्रतिरोध है सेल का, कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध है। लेकिन एम एन क्या है? तो सुन लीजिए, एम जो है पंक्तियों की संख्या। जैसे कैसे बस बैठते हैं, एक पहला बेंच, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पंक्ति बोलते हैं इस तरह से, यानी पंक्तियों की संख्या। कितना पंक्ति है भाई? एम पंक्ति है, और प्रत्येक पंक्ति में कितना सेल है? एन सेल है। कितना सेल है? एन सेल। तो कुल कितना सेल हो जाएगा? एम इंटू एन। फिर सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 पंक्ति होता और एक पंक्ति में 4 सेल होता, तो 4 4 4 4 क्या बार कैसे निकाले? 4 गुना 3। तो यहाँ से कितना पंक्ति है? 1 2 3 एम पंक्ति है, और प्रत्येक पंक्ति में कितना सेल है? एन सेल है। तो कुल धारा का मान जो आएगा एम एन जाई बटा एम आर प्लस एन आर। यहाँ पे सेलों का श्रेणी क्रम भी है और आपस में समांतर क्रम में है, इसलिए इसका नाम मिश्रित क्रम संयोजन है। किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ वैज्ञानिक का नाम है, इसने 2 नियम दिया है धारा से संबंधित और विभवांतर से। पहला प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी जंक्शन पर या किसी बिंदु पर आने वाली धाराएं तथा जाने वाली धाराएं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय योगफल 0 होता है, या इस तरह कह सकते हैं कि जितना किसी भी जंक्शन पर जितना धारा आएगी उस जंक्शन से उतना ही धारा जाएगी। जैसे मान लेते एक जंक्शन है, इस जंक्शन से मान लेते धारा ये आ रहा है, ये आ रहा है, धारा आने वाला है, और धारा जाने वाला मान लेते हैं कि ये धारा जाने वाला है, धारा जाने वाला है। आने वाला धारा का नाम लिख दिया जाए, मान लेते हैं I1 I2। जाने वाला धारा क्या होगा? I3 I4 I5। जितना इस जंक्शन पे गौर से देखें तो जितना इस जंक्शन बिंदु P पर धारा आएगी, कितना आया है भाई? I1 प्लस I2, उतना ही धारा बाहर जाएगी जंक्शन से। कन्फर्म है जितना पानी यहाँ पर आएगा उतना पानी आगे जाएगा, चाहे उसे 3 रास्ता ले जाइए चाहे 10 रास्ता ले जाइए।
तो कितना होगा I3 प्लस I4 प्लस I5। इसी को इधर ले आइएगा तो आने वाला का चिन्ह पॉजिटिव लिए हैं तो जाने वाला का चिन्ह क्या आएगा, नेगेटिव। है सबका जोड़ ही I3 I4 और माइनस I5। तो सर माइनस क्यों, क्या आने वाला का पॉजिटिव जाने वाला को नेगेटिव माने। ये था किरचॉफ का प्रथम नियम। इसके बाद हम सबको पढ़ना है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, हाँ इससे पहले थोड़ा सा किरचॉफ नियम बोलता है किस पर लागू होता है, तो याद रखिएगा जंक्शन पर कहिएगा लागू होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम कहाँ लागू होता है, जंक्शन यानी बिंदु पर लागू होता है। ये क्या बताता है, ये आवेश के संरक्षण का सिद्धांत वो बताता है कि जितना आवेश आया है उतना ही आवेश जाएगा। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण को सिद्धांत को बताता है। अब अगला है द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ में, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू कहाँ पे होता है, बंद परिपथ में होता है। तो किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफल का योगफल उस बंद परिपथ में कुल सेलों के विद्युत वाहक बल के योगफल के बराबर होता है। तो आपको आइए अब समझा देते हैं यहाँ पर भी। सबसे पहले जब भी कोई बंद परिपथ होगा तो क्या करेंगे, हम हमेशा पहले लेंगे कि एक दिशा को मानना पड़ेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, चाहे घड़ी की दिशा में मानो चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में मानो। हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा को हमेशा क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव। अब इस दिशा में धारा प्रवाहित होगा या वोल्टेज आरोपित होगा तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, और इसके ठीक विपरीत दिशा में अगर घड़ी की धारा प्रवाहित होता है तो हम उसको क्या मानेंगे, धारा को नेगेटिव लेकर चलेंगे, और विभवांतर उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा तब भी विभवांतर क्या लेंगे बउआ, नेगेटिव लेंगे। अब गौर से देखें तो धारा यहाँ से कैसे निकलेगा, प्लस से धारा निकलता है अभी बताए थे, और माइनस की तरफ जाएगा तो प्लस धारा निकला I। अब इसमें धारा I गया होगा, इसमें धारा भी I जाएगा। क्या I इससे नहीं निकला, ये I जो है नेट धारा है। हम मान लिए कि इस दिशा में धारा निकल रहा है I, क्या फिर बोलते हैं I धारा निकला क्या इस सेल से, नहीं निकला है ये सेल और ये सेलों का नेट धारा है I। किधर माने हैं, मान लिए इधर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इधर मानने पर नहीं धारा इधर प्रवाहित होता बंद परिपथ में तो आप जब भी सॉल्व कीजिएगा न्यूमेरिकल को तो I का मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। समझ जाइएगा कि हमने जो धारा की दिशा जो माने हैं वो उसकी दिशा क्या माने, उल्टा माने हैं। घड़ी की दिशा में नहीं होगा बल्कि घड़ी की विपरीत दिशा में होगा। तो हम मान के चलते कि घड़ी की दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है, इस दिशा को क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव। अब देखो तो धारा गुना प्रतिरोध, प्रतिरोध यहाँ पे तो नहीं है आंतरिक प्रतिरोध, तो I गुना R प्लस, अब इसमें धारा कितना गया, I ही गया है, और कितना आंतरिक, हाँ आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r प्लस, फिर एक प्रतिरोध, इसमें धारा कितना गया है, देख लीजिएगा जितना धारा उतना ही प्रतिरोध में जितना धारा जाएगा उसी से गुना करना है। तो I गुना R2 बराबर, इस सेल में के विद्युत वाहक बल है, सर दो गो सेल है, दो विद्युत वाहक बल होगा, लेकिन देखो तो दोनों विद्युत वाहक बल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो सर घड़ी की दिशा को तो पॉजिटिव माने, यह सेल जो है वोल्टेज धारा अगर निकालेगा तो किस दिशा में निकालेगा, इधर से निकलेगा, प्लस से माइनस, यानी ये तो पॉजिटिव की काम कर रहा है। यानी इससे धारा जो निकलेगा घड़ी की दिशा में निकलेगा, और घड़ी की दिशा को क्या माने हम सब, पॉजिटिव। लेकिन इससे जो धारा निकलेगा इधर से निकलेगा, इधर से इस तरह से, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिशा माने है घड़ी की दिशा में पॉजिटिव मानना है, लेकिन धारा किधर से निकलेगा, प्लस से निकल के माइनस से जाएगा, यानी उल्टा। तो यहाँ पे यानी J2 को मान क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, और J1 का मान प्लस में। दोनों को जोड़ना ही रहता है, लेकिन एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। हाँ दोनों से धारा घड़ी की दिशा में निकलता, दोनों को पॉजिटिव मानते, दोनों को जोड़ देते सिंपल। अगर दोनों सेल से धारा घड़ी की विपरीत दिशा में निकलता तो दोनों को माइनस में लगाकर जोड़ते। तो ये था आपका द्वितीय नियम, जो किस सिद्धांत को बताता है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत तो प्रथम नियम था, बल्कि यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को बताता है। बार बार पूछा ऑब्जेक्टिव, थोड़ा ध्यान देना कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसको बताता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को बताता है। क्योंकि सर ऊर्जा कहाँ है, I ये विभवांतर है, और विभवांतर क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण को सिद्धांत को बताता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब हम सब पढ़ते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है ये भी एक विद्युतीय उपकरण है। इसकी सहायता से किसी भी परिपथ में
अल्प धारा को पता लगाया जाता है, यानी अल्प धारा को सिर्फ मापा जाता है, इसे गैल्वेनोमीटर कहेंगे। इसमें आप ऐसा देखेंगे बहुत सा गाड़ी में देखेंगे इस टाइप से, या बहुत सा आता है लगा हुआ घर पे, ये इस तरह से रहता है। इसमें एक नीडल होता है जिसको सुई कहते हैं। ये क्या होता है, 0 से स्टार्ट होकर 90, 100, यहाँ किसी तरह भी जा सकता है। हम दिखाने के लिए 90 तक दिखाएं तो क्या होगा, जैसे जैसे देखते होगा धारा प्रवाहित करते रहते होंगे, धारा ये सुई क्या होगा, विक्षेपित होते रहेगा। तो सुई जो निर्भर किया विक्षेपण थीटा बढ़ते जाएगा, डिपेंड किस पर किया, यानी थीटा निर्भर किस पर किया, आई पर। जितना ज़्यादा धारा का प्रवाह कराएंगे थीटा उतना बढ़ेगा। तो धारा घटेगा तो थीटा के मान घटते जाएगा, घटते घटते ये सुई कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फिर से कितना एंगल हो जाएगा, 0, यानी थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो ये था इस टाइप से, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। बहुत जगह आप देखे होंगे भी, प्रेशर दाब मापने के लिए भी ये भी उपयोग करते हैं, स्पीड मापने के लिए भी ऐसा यंत्र होता है। वोल्ट मीटर लगा होगा देखिएगा, उसमें भी यहाँ पे माप सकते इस तरह से रहता है, यानी ये इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। एमीटर क्या है, तो एमीटर जो है ये भी एक विद्युतीय यंत्र है। इसकी सहायता से विद्युत धारा को मापा जाता है। वहां पे अल्प धारा को पता लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर में, लेकिन अगर धारा ज्यादा है या धारा को मापना हो तो किसको लाएंगे हम, एमीटर को। यानी एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है, एमीटर कहलाता है। इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर लेंगे, इसका सिंबल अब जस्ट यहाँ पे देखें तो इसका सिंबल जो होता है, अब इतना कौन लिखेगा, इसका संकेत में इस तरह से लिखते हैं, ये आपका सिंबल है गैल्वेनोमीटर का, जी लिख दीजिए गैल्वेनोमीटर। या बहुत सा किताब में ऐसे नीडल लगा देगा और कहेगा कि ये धारा मापी है, हाँ धारा मापी मतलब गैल्वेनोमीटर, ऐसा भी संकेत आपको बहुत जगह मिल जाएगा। तो घबराइएगा मत संकेत देखकर, ये संकेत। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एमीटर बनाने के लिए एक गैल्वेनोमीटर लेंगे और उसके अल्पमान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ देंगे इस तरह से, यानी एक गैल्वेनोमीटर को अल्प प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो इससे बना उपकरण क्या कहलाता है भाव, एमीटर कहलाता है। बच्चों समझ में आ गया होगा। एमीटर कैसे बनाते हैं, हम सब एक गैल्वेनोमीटर को लेंगे, उससे अल्प मान वाले प्रतिरोध को, जिसमें स्मॉल आर भी ले सकते हैं, बहुत सा किताब में एस लिखता है, एस भी लिख सकते हैं। अल्प मान वाले प्रतिरोध को शंट बोलते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो इससे बना उपकरण एमीटर कहलाता है। अल्प मान वाले प्रतिरोध को शंट करते हैं, और शंट हमेशा गैल्वेनोमीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कभी कभी बोल देगा गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगा दिया जाए, तो शंट लगाएंगे कैसे, हमेशा समांतर क्रम में। ऐसा करने से क्या फायदा होता है कि धारा अगर आई निकलता है तो ये तो कम ही धारा को मापेगा, तो ज्यादा धारा कहां से पास करेगा, बाईपास होकर। तो विरोध जब जितना कम होगा वो ज्यादा धारा इधर से गुजरेगा। अगर विरोध ज्यादा लेते हैं, प्रतिरोध ज्यादा लेते हैं, तो धारा का मान इधर कम जाता और गैल्वेनोमीटर से धारा का मान ज्यादा जाता। इससे नुकसान ये होता कि जो सुई रहता है नीडल वो टूट जाता, जल्दी जल्दी एमीटर खराब होता, इसलिए इसको अल्प प्रतिरोध रखा जाता है। यह था आपका एमीटर। इसके बाद हम सबको पढ़ना है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी एक प्रकार के यंत्र है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, वोल्ट मीटर कहलाता है। इसे बनाने के लिए फिर क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लेंगे और इसको क्या करेंगे, उच्च प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा गया तो इससे बना उपकरण क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर कहलाता है। ये वोल्ट मीटर का संकेत हो गया। ऐसा इसलिए करते हैं कि वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, तो ज्यादा वोल्ट कहां पे अप्लाई हो, आर में, क्योंकि हमको पता है ओम के नियम से V बराबर IR, आपको लेक्चर 1 में समझा चुके हैं। जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा वोल्ट खाएगा, इसलिए इसका प्रतिरोध उच्च लेते हैं कि ज्यादा वोल्ट किसमें खाए, उच्च प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध में, और कम वोल्ट कहां लगे, इस गैल्वेनोमीटर में, जिससे नीडल जो है, सुई जो है खराब ना हो, इसलिए यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं। ये था आपका वोल्ट मीटर। इसके बाद पढ़ना हम सबको कि एमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलें। सिंपल सा, जैसे गैल्वेनोमीटर को बनाए थे, वोल्ट मीटर कैसे बनाए थे, गैल्वेनोमीटर को उच्च प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह एमीटर को क्या करेंगे, उच्च प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो इससे बना उपकरण वोल्ट मीटर कहलाता है। ये है आपका वोल्ट मीटर।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे। जैसे एमीटर बनाए थे हम सब, तो वहां पे एमीटर को लिए, गैल्वेनोमीटर लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे। क्या लेंगे, वोल्ट मीटर। और उसके अल्प मान वाले पर, हाँ, अल्प समांतर क्रम में अल्प मान वाले प्रतिरोध को जोड़ देंगे, शंट को। तो इससे आपका बना उपकरण क्या बन गया, एमीटर। ये आपका आसान था। इसके बाद देखें, कहता एमीटर को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पूछा भी गया है क्वेश्चन। श्रेणी क्रम इसलिए जोड़ते हैं कि देखिए, तो एक बैटरी है जिसका काम है धारा निकालना। धारा कितना वोल्ट का मान लेते हैं, V। अब इसको बैटरी से किसी प्रतिरोध को और साथ में एमीटर को जोड़ दिया जाए, तो अगर हम एमीटर को श्रेणी क्रम में ना जोड़कर किस तरह जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखिए क्या होगा। तो देखो, तो जैसे एमीटर को अगर परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो नुकसान ये होगा कि जब धारा निकलेगा I, तो यहाँ पहुंचेगा जंक्शन पे, धारा इधर भी जाएगा, कुछ धारा इधर भी जाएगा। मालूम पड़ा धारा निकलेगा 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर में कैपिटल R में कुछ धारा चल गया होगा। मान लेते इसमें चल गया कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। तो इसमें कितना जाएगा, 8 एम्पियर। इसका मान मान लेते कितना एम्पियर, 10 एम्पियर। तो पता चला कि एमीटर माप कितना रहा है, 8 एम्पियर, और निकल रहा धारा कितना, 10 एम्पियर। इसलिए परिपथ में क्या करते हैं, क्या करेंगे हम, ये तरीका सही। क्या ये एमीटर धारा को पूरा माप पाया, नहीं माप पाया। इसलिए क्या करते हैं हम सब, एमीटर को हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखिए, तो जोड़ के यहाँ से क्या होगा कि जैसे निकलेगा I के मान 10 एम्पियर, यहाँ भी जाएगा 10 एम्पियर, यहाँ भी जाएगा 10 एम्पियर। तो कैसे लिखेंगे कि सर इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखना है कि यदि एमीटर को परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो धारा का मान बढ़ जाता है, जिससे एमीटर पूर्ण धारा को, कुल धारा को माप नहीं पाता है। इसलिए एमीटर को हमेशा परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्या है, वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर, परिपथ के साथ, छूटा हुआ है, परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों, तो आइए, अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ के देखते हैं। ये वोल्ट मीटर को जोड़ दिया गया, किससे जोड़ते हैं, बैटरी से। इसका काम क्या है, विभवांतर को मापना। मान लेते कितना वोल्ट के लिए है, 100 वोल्ट का। तो क्या ये 100 वोल्ट का 100 वोल्ट इसी में आरोपित हो जाएगा, नहीं सही, प्रतिरोध बगल में है तो कुछ वोल्ट तो ये भी खाएगा। तो मान लो ये खा गया कितना वोल्ट, 8 वोल्ट। चलो 8 वोल्ट खाएगा तो 92 वोल्ट तो ये खाएगा। तो पता चला ये वोल्ट मीटर को लगाए थे विभवांतर को मापने के लिए, अब माप तो रहा नहीं सही से। क्या हुआ, विभवांतर बट गया, क्योंकि जब वोल्ट मीटर को अब परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर का मान बढ़ जाता है, अर्थात वोल्ट मीटर कुल विभवांतर को माप नहीं पाता है। इसलिए क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को परिपथ के साथ किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। अब देखिए ध्यान से, कितना वोल्ट का, 100 वोल्ट का। अब जैसे समांतर क्रम में जोड़े हैं, पूरा 100 का 100 वोल्ट इसमें भी अप्लाई होगा और 100 का वोल्ट इसमें जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में बता चुके हैं विभवांतर समान होता है, धारा बटेगा। तो ये एमीटर धारा को मापता है, इसलिए समांतर क्रम में नहीं जोड़ते हैं, बल्कि श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, इसलिए एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर को विभवांतर को मापता है, और विभवांतर समांतर क्रम में होता है, इसलिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम रखा जाता है। इसके बाद थोड़ा सा प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध जो है, एक फॉर्मूला इसमें बताया था, प्रतिरोध तो हम बताए थे लेक्चर 1 में ही, लेकिन एक फॉर्मूला और होता है, ml/ne² इंटू a इंटू टाउ। तो सर m क्या है, m जो है द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और l उसकी लंबाई है, और n इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व है, e इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुना 10⁻19, a चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और टाउ सरांति काल है, जिसकी चर्चा कर चुके हैं। और एक बात और आपको जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर बैटरी नहीं भी जोड़ते हैं तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्रीली मूव करते रहता है हर दिशा में। उसका क्यों मूव करता है, ताप के कारण, इसलिए उसका औसत तापीय वेग 0 होता है। लेकिन जैसे ही उस चालक
तार को सिरों के बीच बैटरी जोड़ देंगे तो विभवांतर आरोपित होगा, धारा का प्रवाह आसानी से होगा, यानी इलेक्ट्रॉन सब एक दिशा में मूव करने लगता है। ये था प्रतिरोध का फॉर्मूला। तो पता चल गया कि प्रतिरोध का फॉर्मूला ये भी है। और एक फॉर्मूला और है प्रतिरोध का, R2 बराबर प्लेटिनम थर्मामीटर के नियम से R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा, यानी टेम्परेचर के संबंध में कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है चालक में। R2 जो है क्या है, अंतिम प्रतिरोध है, R1 प्रारंभिक प्रतिरोध है, एक है अल्फा क्या है, तापीय गुणांक या तापीय प्रसार भी कहते हैं, जिसका SI मात्रक केल्विन इनवर्स क्या होता हुआ, केल्विन इनवर्स, किसका मात्रक, इसका। CGS मात्रक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। डेल्टा थीटा मतलब समझ में आ रहा होगा, θ2 माइनस θ1, θ1 पर प्रतिरोध R1 और θ2 पर प्रतिरोध R2 है। ये भी फॉर्मूला याद रखने की बात है। और सबसे आखिरी क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, गतिशीलता या सांचालकता। गतिशीलता बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितना गतिशीलता है, यानी गति करता है बल के कारण, अब बल लगता है विद्युतीय क्षेत्र के कारण, यानी किसी भी चालक के इकाई विद्युतीय क्षेत्र के कारण उस मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्पन्न अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका SI, इसका संकेत म्यू लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अनुगमन वेग VD बटा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इकाई विद्युतीय क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्पन्न अनुगमन वेग VD को ही गतिशीलता कहते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, पूछा भी बोर्ड में। अब सर मात्रक, तो मात्रक ये है, इसका SI मात्रक अगर लिखा जाए तो क्या होगा, VD का मात्रक मीटर पर सेकेंड, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, कूलाम चल जाएगा ऊपर, तो मीटर कूलाम न्यूटन सेकेंड। अब कूलाम पर सेकेंड को बोलते हैं एम्पियर, क्योंकि आवेश बटा समय है और बटा न्यूटन। ये था इसका SI मात्रक, मीटर एम्पियर पर न्यूटन, या ये भी लिख सकते हैं मीटर कूलाम न्यूटन पर सेकेंड। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट का A to Z फॉर्मूला। लेकिन एक लेक्चर और है जिसमें हम सब पढ़ेंगे यंत्र, विभव मापी पढ़ेंगे, मीटर से 2 पढ़ेंगे, और उसमें पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसमें एक छोटा सा लेक्चर और होगा जिससे आपका पूरा इलेक्ट्रिक करंट का A to Z फॉर्मूला और उसके सारे कंसेप्ट अच्छे ढंग से आपका क्लियर हो जाएगा, जिससे हम गारंटी दिए कि इससे सारे कंसेप्ट से अब जितना भी एग्जाम में करंट से ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो 100% आपसे बनेगा, और साथ ही साथ आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी खुद से बना सकते हैं अगर आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो इसी एनर्जी के साथ अब फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।